चलो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि एक और इम्पोर्टेंट जो है हम वो अपना जो आईएफआरएस का पार्ट है वो कवर करने वाले हैं, जो है लीज अकाउंटिंग से रिलेटेड, जिसमें काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पेशली जब आप जेएलएल जैसी कंपनी में जाते हो, ओएचआई जैसी कंपनी में जाते हो, वहां पे इनसे इंटरव्यू काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे टफ भी है ये, यानी कि अगर मैं बात करूं बाकी जितना भी अभी हमने आईएफआरएस में पढ़ा या एसएपी में पढ़ा उनमें से कंपैरेटिवली थोड़ा टफ भी है। आपकी डे टू डे लाइफ से भी ये रिलेट करता है। तो थोड़ा सा मैं आपको पहले बेस बता देता हूँ कि लीज अकाउंटिंग होता क्या है। देखो, जब भी आप कोई भी चीज जो है वो फाइनेंस करवाते हो, मैं पहले फाइनेंस का एग्जांपल लेता हूं, यानी कि मैं कहता हूं कोई भी चीज या फिर आप किराए पे लेते हो, ठीक है, तो दोनों ही एग्जांपल हम लेके चलेंगे। जब आप लीज का मतलब होता है जब आप कोई चीज फाइनेंस करवा रहे हो या कोई चीज रेंट पे ले रहे हो। सो मैं पहले बात करता हूं रेंट की। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई प्रॉपर्टी, या मैं कहता हूँ ये मेरा ऑफिस है स्क्यूनिक का, ये जो ऑफिस है स्क्यूनिक का ये हमने क्या ले रखा है, ये हमने रेंट पे ले रखा है। ठीक है, और इसके साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है किसके बीच में, ऑनर के बीच में। ऑनर कौन है, ऑनर का नाम है मनोज। मनोज के बीच में और स्क्यूनिक के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। ये एग्रीमेंट हुआ है 3 इयर्स के लिए कि हम आपकी बिल्डिंग 3 साल के लिए लेंगे। यानी कि 3 साल के लिए हम बाउंड टू है कि हमें जो है वो रेंट पे करना ही करना है। और ये जो एग्रीमेंट हुआ है इसे हम कहते हैं लीज एग्रीमेंट। यानी कि इस केस में मैं जो ले रहा हूं लीज पे ये वाली बिल्डिंग, मैं कौन हो गया, मैं हो गया लेसी। और ये जो मनोज मुझे दे रहा है ये प्रॉपर्टी, ये हो गया लेसर। ठीक है, तो लेसर यानी कि जो प्रॉपर्टी रेंट पे देता है, लीज पे देता है, और जो उस प्रॉपर्टी को रेंट पे लीज पे लेता है वो होता है लेसी। यानी कि हम दोनों के लिए 3 साल का एग्रीमेंट हो गया कि हम लोग जो है इसकी प्रॉपर्टी को रेंट पे लेंगे, इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, ये तो मैंने लिया एक रेंट का एग्जाम्पल, यानी कि जहाँ पे हम बिल्डिंग रेंट पे लेते हैं। और इसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज क्यों कहते हैं इसे ऑपरेटिंग लीज, इसलिए हम कहते हैं कि मैंने इसे प्रॉपर्टी को लिया, अपने ऑपरेशन के लिए इसे यूज पे लाऊंगा, पढ़ाने के लिए इसे यूज पे लाऊंगा, अपने स्टाफ को यहाँ पे बैठाऊंगा और इस बिल्डिंग को जो है मैं यूज करूंगा। दूसरा होता है फाइनेंस लीज। अब ये फाइनेंस लीज क्या होता है, फाइनेंस लीज जैसे आपको फाइनेंस के वर्ड से ही पता चल रहा होगा कि हमने कोई चीज फाइनेंस करवाई है। फाइनेंस का मतलब होता है जैसे आप ईएमआई पे कोई चीज लेके आए हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मैंने ये कार जो है ये फाइनेंस पे लिया है। अब ये फाइनेंस पे लिया यानी कि मेरे पास जो है मैंने इसे लोन के थ्रू लिया। ठीक है, मैंने इसका लोन लिया होगा गाड़ी के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मैंने 19 लाख का जो है वो लोन लिया है। अब ये जो मैंने 19 लाख का लोन लिया है यानी कि मेरे पास क्या आई है, मेरे पास जो है ये कार मेरे पास आई है। यानी कि इसका जो रिस्क और रिवॉर्ड है वो मेरे पास क्या है। अब ये रिस्क और रिवॉर्ड क्या होता है वो भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। रिस्क का मतलब है कल को मुझे पेट्रोल डलवाना होगा, मुझे टायर चेंज करवाने होंगे, इसका इंश्योरेंस करवाना होगा, ये रिस्क अभी मेरे पास है। और रिवॉर्ड की बात करूं यानी कि अब मैं जाऊंगा कहीं पे घूमने के लिए, इसको लेके जाऊंगा, तो रिवॉर्ड भी मेरे पास है। और लेकिन गाड़ी अभी किसके नाम पे है, ओनरशिप किसके नाम पे है, ओनरशिप अभी बैंक के नाम पे है जिसमें उन्होंने मुझे लोन दिया था। सिमिलरली अगर मैं प्रॉपर्टी के केस में भी बात करूं, प्रॉपर्टी किसके नाम पे है, ओनरशिप किसके नाम पे है, मनोज के नाम पे है। लेकिन इसका जो रिस्क और इसका जो रिवॉर्ड है वो किसके पास है, मेरे पास है। मैं बिल्डिंग के अंदर जो है रेनोवेशन करवाऊंगा, इससे मैं पैसा कमाऊंगा, अपने पास रखूंगा। ये होता है सारा, यानी कि जहाँ पे हमने ऑपरेटिंग लीज की बात करी और फाइनेंस लीज की बात करी। अब ये जो दोनों चीजें आती थी ये आती थी IAS 17 के अंदर जो पहले यूज होता था। लेकिन इसके कुछ अपने ड्रॉबैक थे। ड्रॉबैक क्या थे कि इसकी अकाउंटिंग जो है वो प्रॉपर नहीं होती थी, जिसे हटा के IAS 17 को जो है अपडेट किया गया IFRS से 16 में। और ये 1 जनवरी 2019 में IFRS 16 जो है पिक्चर में आया, जिसे हम कहते हैं लीज अकाउंटिंग। तो थोड़ा सा अब इसको हम पढ़ लेते हैं कि ये होता क्या है, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, इसका ड्रॉबैक क्या था, IAS 17 जो था उसका ड्रॉबैक क्या था, और उसे हटा के उसे रिप्लेस करके IFRS 16 कैसे पिक्चर के अंदर आया। और इस बार जो आप अकाउंटिंग एंट्री देखोगे वो बिल्कुल डिफरेंट अकाउंटिंग एंट्री होगी जो आपने आज तक सुनी नहीं होगी। सो पहले हम पढ़ते हैं कि ये लीज अकाउंटिंग होता क्या है। लीज अकाउंटिंग चेंज सिग्निफिकेंटली विद IFRS 16, यानी कि IFRS 16 के आने के बाद ये जो लीज अकाउंटिंग है ये बिल्कुल चेंज हो गया है, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर फाइनेंस, एसएपी एंड एफपीएनए। यानी कि आप एफपीएनए में जाओगे वहां भी आपसे पूछा जाएगा, आप R2R के अंदर जाओगे वहां भी आपसे पूछा जाएगा, और एसएपी के अंदर भी इसका रोल होता है। सबसे पहले तो ये होता है कि ये लीज होता क्या है। लीज का मतलब होता है जो भी आप ले रहे हो चीज, बेशक वो आप कार ले रहे हो, बेशक आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो लीज पे, तो राइट टू यूज ऑफ एन एसेट, यानी कि आप क्या कर रहे हो उस एसेट को, एक तरीके से आप राइट ले रहे हो, आपके पास एक अधिकार है उस एसेट को यूज करने का। सो राइट टू यूज एन एसेट फॉर अ पीरियड इन एक्सचेंज फॉर पेमेंट, आप उसे पेमेंट कर रहे हो और उसके बदले में आपको प्रॉपर्टी मिली, उसके बदले में आपको गाड़ी मिली जिसे आप यूज कर रहे हो। इट मींस ये जो चीज आपके पास आई ये राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट है, यानी कि आपके पास राइट मिला है इन एसेट को यूज करने का, बेशक वो बिल्डिंग हो, बेशक वो कोई मशीन हो। फॉर एग्जाम्पल ऑफिस, लैपटॉप, वेयर हाउस, व्हीकल, यानी कि जो भी आप एक एग्रीमेंट करते हो सामने वाली पार्टी के साथ, लेसर के साथ, कि हमें जो है इस एसेट को यूज करना है, तो इसका मतलब आपको उस एसेट को यूज करने का राइट
मिल जाता है। IA-17 वॉज द ओल्डेस्ट लीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। IA-17 पहले यूज होता था लीज अकाउंटिंग, इसके अपने कुछ ड्रॉबैक थे। क्या ड्रॉबैक थे अभी आएंगे। यानी कि IFRS 16 से पहले IA-17 यूज होता था। IFRS 16 वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन जनवरी 2019। 2019 के अंदर IA-17 को हटाया गया और IFRS 16 को खिलाया गया। अब इसके क्या रीजन रहे होंगे वो हम समझते हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं और इसे और थोड़ा डिटेल के अंदर जो है हम समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं IA-17 की। IA-17 डिपेंड्स अपॉन मेन क्वेश्चन हु हैज मेजर रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप। यानी कि सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था IA-17 के अंदर, जो रिस्क होगा और जो रिवॉर्ड होगा वो किसके पास होगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था। रिस्क यानी कि अगर मैं कोई प्रॉपर्टी रेंट पे लेता हूं तो उसकी बिल्डिंग की रिपेयर करवानी हो, ठीक है। एसेट अगर डैमेज हो गया तो क्या हो गया, अगर एसेट खो गया तो क्या होगा। तो ये रिस्क जो है इसके अंदर क्या क्या रिस्क हो सकते हैं वो किसके पास होगा। रिवॉर्ड यानी कि मैंने प्रॉपर्टी ली तो मैं उसे हो सकता है प्रोडक्शन के लिए लेके आऊं, मशीन मैंने कुछ ली तो मशीन को मैं प्रोडक्शन लेके आऊं, उससे मैं बेनिफिट लूं, तो वो किसके पास होगा। सो IA-17 के अंदर हमारी दो टाइप की लीज होती थी जो अभी मैंने आपको बताया था। फर्स्ट होती थी फाइनेंस लीज। फाइनेंस का मतलब सिंपल समझ लो, लोन से रिलेटेड होता है। जैसे हम जनरल लैंग्वेज में बात करते हैं कि हमने अपनी गाड़ी फाइनेंस करवाई है, मींस हमने उसे लोन पे लिया है। सो फाइनेंस लीज इज अ लीज वेयर द लेसी गेट ऑलमोस्ट ऑल द बेनिफिट। यानी कि जो लेसी होता था उसके पास जो है एक तरीके से जो ये लीज होती थी उसके पास सारे जो है वो बेनिफिट और रिस्क होते थे। यानी कि बेनिफिट इन द सेंस कि भाई मैं जहां भी जाऊंगा अपनी गाड़ी को लेके जाऊंगा। रिस्क मतलब टायर घिसेंगे तो मैं चेंज करवाऊंगा, इंश्योरेंस मैं करवाऊंगा, पेट्रोल मैं डलवाऊंगा। यानी कि लेसी के पास जो है वो सारे रिस्क होते थे, सारे बेनिफिट होते थे ऑफ द एसेट। इवन इफ लीगल ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड। यानी कि अभी आपके पास वो जो गाड़ी थी, ये जो गाड़ी मेरे पास है, ये है किसके नाम पे, है HDFC के नाम पे, जिससे मैंने बैंक लोन करवाया है। इसका रिस्क और रिवॉर्ड किसके पास है, इसका रिस्क जो रिवॉर्ड है वो मेरे पास है, या मैं इसका रिस्क भी एंजॉय कर रहा हूं और इसका रिवॉर्ड भी एंजॉय कर रहा हूं। रिस्क को बियर कर रहा हूं, रिवॉर्ड को एंजॉय कर रहा हूं, लेकिन ओनरशिप किसके पास है, गाड़ी किसके नाम पे है, गाड़ी जो है वो हमारी HDFC बैंक के नाम पे है। यानी कि जब मैं ये लोन पूरा उतार दूंगा तो ये गाड़ी किसके ट्रांसफर हो जाएगी, किसके नाम ट्रांसफर हो जाएगी, ये गाड़ी जो है वो मेरे नाम ट्रांसफर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मशीन लीज, यानी कि जब हम किसी मशीन को किसी कार को लीज पे लेकर आते हैं तो ठीक है, जो उसका पीरियड होता है तब तक उसका हमारे पास रिस्क और रिवॉर्ड हमारे पास होता है। ऑनरशिप जो है वो सामने वाली पार्टी के पास होती है, ठीक है। और जब वो ऑनरशिप यानी कि जब वो लोन उतर जाता है तो ऑनरशिप हमारे नाम पे ट्रांसफर हो जाती है। सो ये कौन सी थी, ये होती है हमारी फाइनेंस लीज। और फाइनेंस लीज का एक और एग्जांपल, यानी कि अगर मैं देखूं, एक कंपनी ने जो है मशीन ली है लीज पे। मैं कहता हूं जैसे कार EMI पे लेती है, ठीक है। तो उस मशीन यानी कि कार की जो वैल्यू है वो 10 लाख है, उसकी जो लाइफ है वो 5 साल है, और लीज का जो टर्म है वो भी 5 साल है, यानी कि 5 साल तक वो आपको लीज पे मिल रही है। और इसकी जो आप हर साल पेमेंट करोगे 2,40,000 करोगे, यानी कि अगर मैं इसे 5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरा मोटा मोटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 लाख। तो जो है 2 लाख के अकॉर्डिंग आ गया और 2 लाख ही हो गया, यानी कि टोटल हो गया 12 लाख रुपीज जो है हमें पे करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि क्योंकि लोन अमाउंट है, इसमें इंटरेस्ट भी होगा, इसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी होगा। और जैसे ही हमारा ये 5 साल का पीरियड जो है ओवर हो जाएगा, जो गाड़ी होगी जो मशीन होगी वो हमारे नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी। सो ये क्या हुआ है, ये हमारी फाइनेंस लीज है। क्यों, क्योंकि लीज टर्म कवर ऑलमोस्ट फुल यूजफुल लाइफ, यानी कि जितनी उसकी लाइफ थी उसको ये जो लीज टर्म होता है वो पूरा कवर कर रहा है। ऐसे नहीं कि मैं कहूँ कि जो बिल्डिंग है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी बिल्डिंग ली है रेंट पे, अब इस जो बिल्डिंग की लाइफ है फॉर एग्जाम्पल वो 40 ईयर्स की लाइफ है, ठीक है। और मैंने जो रेंट पे लिया, समझो वो रेंट पे लिए, जो लीज पे लिया वो 5 साल के लिए लिया। ऐसा नहीं कि अब ये 5 साल बाद जो है वो मेरे पास ट्रांसफर हो जाएगी, नहीं। 5 साल तक मेरा एग्रीमेंट है, मुझे उसे रेंट पे करना है। उसके बाद ये प्रॉपर्टी उसी के नाम पे ही रहेगी, मेरे नाम पे ट्रांसफर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे यूजफुल लाइफ ज्यादा है और मैं 5 साल के लिए उसे जो है सिर्फ यूज में ला रहा हूँ। इस केस के अंदर यूजफुल लाइफ भी 5 साल है और 5 साल का ही मेरा उससे एग्रीमेंट हुआ है, उसके बाद ये मेरे नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी। सो लीज टर्म कवर ऑलमोस्ट फुल यूजफुल लाइफ। लेसी यूजेस द मशीन लाइक अ ओनर, यानी कि गाड़ी मेरे पास है कि ओनर की तरह मैं अब जो उसे यूज करूंगा। ऑनरशिप ट्रांसफर एट द एंड, यानी कि जैसे ही पूरा पैसा दूंगा ऑनरशिप मेरे ट्रांसफर मेरे नाम पे हो जाएगी। और लेसर हैज ऑलमोस्ट नो मेजर रिस्क, यानी कि जो बैंक है उसके पास कोई रिस्क नहीं है, गाड़ी आप यूज कर रहे हो, टायर आप यूज चला रहे हो, सारा कुछ सिंपल है। ये अभी आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगेगा, लेकिन जब हम बिल्डिंग वाले रेंट वाले एग्जांपल में आएंगे उतना इंटरेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। यानी कि फर्स्ट एंट्री, अगर मैं एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, आपके पास जो है वो एसेट आ रही है, तो आप एक तरीके से एसेट को डेबिट कर रहे हो क्योंकि आपके पास एक तरीके से एसेट आ रही है। और लीज यानी कि जो एग्रीमेंट है, लीज लाइबिलिटी जो है वो क्रेडिट हो रही है, क्योंकि आपको जो है वो यहाँ पे एक लाइबिलिटी यानी कि पैसा पे करना है, यानी कि अपनी EMI जो है वो पे करनी है। सो अंडर IA-17 ये हमारी फाइनेंस लीज है। अगर मैं इसकी अकाउंटिंग एंट्री की बात करूं तो हमने मशीन को डेबिट किया, कार को डेबिट किया 10 लाख रुपीज से, और लीज लाइबिलिटी को जो है 10 लाख रुपीज से हमने क्रेडिट किया, क्योंकि हमें 10 लाख रुपए जो है वो पे करने हैं बैंक को। यानी कि अगर मैं बैलेंस शीट के अंदर देखूं, बैलेंस शीट के अंदर मेरे पास मशीन यहाँ पर आ गई, कितने की आ गई, 10 लाख रुपीज की आ गई। और यहाँ पे मेरे पास जो है वो लीज लाइबिलिटी जो है वो 10 लाख रुपीज की क्रिएट हो गई। अब ये जो मैंने मशीन लिया,
इस मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगेगा, क्योंकि कोई भी फिक्स एसेट होती है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगता है। सो डेप्रिसिएशन जब भी लगेगा तो हम एंट्री क्या करते हैं, हम एंट्री करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। और जब हम ये वाली एंट्री करेंगे तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारा यहाँ से लेस हो जाएगा, यहाँ से लेस हो जाएगा, और हमारा ये वाला डेप्रिसिएशन जो है वो पीएनएल के अंदर जो है वो चला जाएगा। और जब हम पेमेंट करेंगे, हमेशा जब हम पेमेंट करते हैं तो वो इंटरेस्ट भी जाता है उसके अंदर, और उसके अंदर जो है प्रिंसिपल अमाउंट भी जाता है। सो जब हम पेमेंट करेंगे अपनी ईएमआई की तो एंट्री क्या होगी, तो एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं। लीज लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, लीज लाइबिलिटी यानी कि जो लाइबिलिटी है जो अभी तक क्रेडिट हुई थी अब वो हमारी कम होगी, टू बैंक, और बैंक से जो है पैसा चला जाएगा, यानी कि बैंक यहाँ पे आ जाएगा मेरा, बैंक से मेरे पैसा चला गया, लीज लाइबिलिटी जो है वो मेरी कम हो गई, जितने भी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने 1 लाख रुपए की ईएमआई दी और इसमें जो मैंने इंटरेस्ट पे किया, समझो 5,000 रुपए मैंने इंटरेस्ट पे किया, वो यहाँ पर आ जाएगा। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है हमने एक एसेट लिया, देखा जाए पहली एंट्री हमारी गलत है, हमारे पास हमने कोई एसेट को खरीदा नहीं है, हमारे पास सिर्फ राइट है उसको एसेट को यूज करने का। सो यही चीज को अभी आगे चल के हम ओवरकम करेंगे जब हम ऑपरेटिंग लीज के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअल एंट्री होनी क्या चाहिए। दूसरा, बिल्कुल ठीक है, आपने कार लिया उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, बिल्कुल ठीक है। आप पेमेंट करोगे तो पेमेंट के टाइम पे भी इंटरेस्ट भी होगा, उसके अंदर प्रिंसिपल अमाउंट भी होगा, और वो हमारा यहाँ पे जो है वो डेबिट होगा। तो ये तो हुई, अभी हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग एंट्री से रिलेटेड। और इसका इंपैक्ट कहाँ पे जाएगा, इंपैक्ट जैसे अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे हमारी लीज लाइबिलिटी थी, कार हमारे पास आई, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रह गया, यहाँ पे मेरे पास जो है 998 की वैल्यू रह गई, उसके बाद इस पे डेप्रिसिएशन लगा, वो डेप्रिसिएशन यहाँ से जाके लेस हो गया, जो भी हमने इंटरेस्ट दिया वो हमारा इंटरेस्ट यहाँ पे खर्चे में चला गया, लीज लाइबिलिटी यहाँ से हमारी कम हो जाएगी, और साथ में हमारा प्रिंसिपल अमाउंट तो यहाँ पे कम हो रहा है, और बैंक से पैसा जो है वो आउट हो जाएगा जब हम इसकी थर्ड एंट्री करेंगे। यानी कि इसके अंदर तीन एंट्री आती है। फर्स्ट एंट्री आती है जब हम उस एसेट को लेते हैं, ठीक है, जब हम उस एसेट को राइट लेते हैं उस एसेट को यूज करने का, तो फर्स्ट एंट्री तब आती है। सेकंड एंट्री आती है मंथ एंड, ईयर एंड पे या मंथ एंड पे, जब हम उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। थर्ड एंट्री आती है जब हम अपना जो पेमेंट होता है वो करते हैं, जिसके अंदर इंटरेस्ट अमाउंट भी होता है और प्रिंसिपल अमाउंट भी होता है, और बैंक को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देते हैं। तो ये तीन एंट्रीज मेजरली होती है। फर्स्ट एंट्री इनिशियल लेवल पे होती है, और ये हमारी रिकरिंग एंट्री होती है जो हमें हर साल या हर महीने करनी पड़ती है। ठीक है, अब चलते हैं, अब इसके ड्रॉबैक की भी अभी हम धीरे धीरे बात करेंगे, यहाँ तक सब कुछ सी ठीक है। लेकिन पहली जो हमने एंट्री करी थी वो गलत है, क्योंकि हम किसी एसेट को परचेज नहीं कर रहे, हमारे पास सिर्फ राइट है उस एसेट को यूज करने का जो आगे आएगा। सो ये तो फिनांस लीज है। फिनांस लीज के अंदर कोई कमी नहीं थी। क्यों कमी नहीं थी, इसके अंदर हमने जो है लीज की लाइबिलिटी जो हमने पे कर रहा है, जो बैंक को लोन, वो भी हमने क्रिएट किया, एसेट हमारे पास है वो भी हमने लिया, उस पर डेप्रिसिएशन भी लगाया, उस पर इंटरेस्ट भी जो हमने पे किया, प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट के टाइम पे हमने कम किया। इसमें फिनांस लीज के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। फिनांस लीज इज परफेक्टली फाइन। अगर मैं फर्स्ट वाली एंट्री के अंदर बस राइट ऑफ यूज लगा दूं, आरओयू लगा दूं, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक आईएएस 30, आईएएस 17 बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अब दिक्कत कहां पे आती है, अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग लीज की, यानी कि जहां पे हम किसी बिल्डिंग को जो है वो यूज कर रहे होते हैं, और यहीं पे सबसे ज्यादा घपला होता है। क्यों, कंपनी के अंदर कंपनी जो है हर प्रॉपर्टी को जो है वो रेंट पे लेती है, बेशक वो जेनपेक्ट हो, एक्सेंचर हो, कोई भी कंपनी हो, या बीकानेर हो, हल्दीराम हो, जहां भी वो अपने फ्रेंचाइजी ओपन करते हैं उसे वो रेंट पे लेती है। और यहीं पे ही घपला जो है वो शुरू हो जाता है आईएएस 17 के अंदर। क्या घपला होता है देखते हैं। सो ऑपरेटिंग लीज, इट इज अ नॉर्मल रेंटल एग्रीमेंट है, एक तरीके से एक नॉर्मल रेंटल एग्रीमेंट है जिसे आप लीज का नाम दे रहे हो, वेयर ओनरशिप, रिस्क एंड रिवॉर्ड रिमेन विद द लेसर। यानी कि मैंने एक तरीके से ये कह दिया कि भाई मैंने उस बिल्डिंग को ले लिया, ठीक है, बिल्डिंग को लेके मैं हर महीने रेंट पे करूंगा। सो जब आप रेंट पे करते हो, आप एंट्री क्या करते हो, आप एंट्री करते हो इसकी रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल सिंपल एंट्री है, आपने किसी प्रॉपर्टी को रेंट पे लिया, हर महीने आप उसका रेंट पे कर रहे हो, आपने एंट्री कर दी भाई रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल ऑफिस रेंट, ऑफिस की वैल्यू थी 2 करोड़ रुपए, आपने 2 साल के लिए उसे एग्रीमेंट पे लिया, लीज पे लिया, यूजफुल लाइफ है उसकी 40 लाख रुपए, ठीक है, मंथली रेंट जो है वो है 1 लाख रुपए का। इसमें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, क्योंकि ओनर के पास ही रहेगी, 40 लाख की जो है 40 साल जो है उसकी लाइफ है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, और जब आप क्या करोगे, ये हमारी ऑपरेटिंग लीज के अंदर आता है। क्यों ऑपरेटिंग लीज में आता है, क्योंकि हम इसे ऑपरेशन के लिए, अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं। सो दिस इज एन ऑपरेटिंग लीज, बिकॉज लीज का पीरियड जो है वो बहुत छोटा है, यानी कि लीज का पीरियड 2 साल है, और जबकि उसकी यूजफुल लाइफ जो है कंपैरेटिवली काफी ज्यादा है। इसमें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, 2 साल बाद हम चले जाएंगे, प्रॉपर्टी मालिक की ही रहेगी। और लेसर जो होता है, यानी कि जो ओनर है, मेजर रिस्क उसके पास होते है, जो भी हमें रेनोवेशन करवानी होगी हम उससे करवा लेंगे। लेसी ओनली यूज द ऑफिस टेम्परेरी, हम लोग टेम्परेरी ऑफिस यूज कर रहे हैं, और जब हम पेमेंट कर रहे हैं, हम एंट्री कर रहे हैं रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यही सारी चीज यहीं पे ही गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ क्या हो रही है, अगर आप ध्यान से देखोगे, कंपनी ने तो सिंपल एंट्री कर दी रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर 2 साल का हमारा एग्रीमेंट है, यानी कि 2 साल तक हम उस प्रॉपर्टी को यूज करने वाले हैं, और 2 साल तक हम बाउंड टू है
कि भाई हमने आपको पैसा देना ही देना है। इसका मतलब हमने एक सिंपल एंट्री करके अपनी बैलेंस शीट को ही घुमा दिया। कैसे घुमा दिया? ना हमने बैलेंस शीट के अंदर अपनी लाइबिलिटी शो करी, एज अ लीज लाइबिलिटी हमने शो नहीं करी, ना ही हमने यहाँ पे कोई एसेट यूज किया, ऑल्दो एसेट 2 साल तक हमारे पास है, ना ही इस एसेट के ऊपर जो है वो हमने कोई डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज किया, ना ही हमने यहाँ पे कोई इंटरेस्ट दिखाया। यानी कि यहाँ पे मेरी बैलेंस शीट और पीएनएल ना ही ट्रू है ना ही फेयर है। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग लीज के अंदर हमारे पास एक लीज लाइबिलिटी क्रिएट हुई है, क्योंकि 2 साल तक हमारी एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, हमने ओनर को पे करना है। हमारे पास एसेट आई हुई है कि हम उसे राइट ऑफ यूज हमारे पास है, जैसे कार के केस में था, इस पहले से पहले वाले केस में जो फाइनेंस लीज थी। यहीं पे हर कंपनी क्या करती है? हर कंपनी अपनी बैलेंस शीट को घुमा देती है, ना वो लाइबिलिटी दिखाती है, यानी कि वो ये नहीं दिखाती भाई मेरी लाइबिलिटी है, मैंने इतना पैसा देना है। ठीक है, सो इसी चीज के चलते हुए आईएफआरएस 16 जो है वो पिक्चर में आता है। इसी के चलते हुए आईएफआरएस जो 16 है वो पिक्चर में आता है। अब यही चीज वो आगे बता रहे हैं, जब हम एंट्री करते हैं आईएएस 17 के अंदर, हम सिंपल एंट्री कर देते हैं रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ना ही हमने लाइबिलिटीज में शो किया कुछ, ना ही हमने एसेट के अंदर अपने हमारे पास एक एसेट है कुछ नहीं शो किया। नो एसेट नो लाइबिलिटीज बुक। और यहीं पे ही घपला हो जाता है। कंपनीज क्या करती है? इसे ऑफ बैलेंस शीट कर देती है, यानी कि बैलेंस शीट में ये दिखाती नहीं है। कल को कोई बैलेंस शीट आपकी रिव्यू करे, जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है वो ये समझ ही नहीं पाएगा भाई इनके ऊपर तो कोई कर्जा ही नहीं है। इट मीन डेट ही हमने नहीं दिखाया, हमने दिखाया नहीं कि हमारे ऊपर लोन भी है। ठीक है, या फिर हमने दिखाया नहीं कि भाई हमने किसी पार्टी को 2 साल तक पैसा देना है। इस चीज को ओवरकम करने के लिए आईएफआरएस 16 आता है। यानी कि हमने जो दो लीज पढ़ी जो हमारी आईएएस 17 के अंदर आती है, एक होती है फाइनेंस लीज, एक होती है ऑपरेटिंग लीज, जो अब खत्म हो चुकी है। फाइनेंस लीज यानी कि जहां पे हम कोई गाड़ी लेते हैं ईएमआई के ऊपर, और ऑपरेटिंग लीज जैसे हमारा नॉर्मल रेंट था। यहाँ पे सारा जो रिस्क एंड रिवॉर्ड होता है वो लेसी के पास होता है, इसमें लेसर यानी कि ओनर के पास होता है। हम फाइनेंस लीज ओके, हम एसेट को दिखा रहे हैं लेकिन ऑपरेटिंग में नहीं दिखा रहे। यहाँ पे हम लाइबिलिटी शो कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे हम शो नहीं कर रहे। यहाँ पे पीएनएल के अंदर डेप्रिसिएशन भी जा रहा है, इंटरेस्ट भी जा रहा है, जो परफेक्टली फाइन है। यहाँ पे सिर्फ रेंट जा रहा है। यहाँ पे बैलेंस शीट में इंपैक्ट हाई है, यहाँ पे बैलेंस शीट में जो है वो इंपैक्ट जो है वो लो है या हिडन है। इसी चीज को ओवरकम करने के लिए जब देखा इन्होंने कि भाई हर कंपनी जो है वो लाइबिलिटी तो दिखाई नहीं रही है, सो इस चीज को ओवरकम करने के लिए आईएफआरएस 17 जो है वो आता है। वो कहता है ये फाइनेंस लीज ऑपरेटिंग लीज को सब कुछ को खत्म करो, सिर्फ एक ही वर्ड दे दो, लीज अकाउंटिंग। सो वेयर आईएएस 17 वाज प्रॉब्लमेटिक, यानी कि जहां पे जो था हमारा आईएएस 17 जो था वो प्रॉब्लमेटिक था। क्यों प्रॉब्लमेटिक था? वो इसलिए प्रॉब्लमेटिक था क्योंकि हम जो है ना ही लाइबिलिटी दिखा रहे ना ही एसेट दिखा रहे हैं। सो मैनी कंपनीज प्रेफर्ड ऑपरेटिंग लीज। हर कंपनी जो प्रेफर करती थी, कई कंपनी जो प्रेफर करती थी ऑपरेटिंग लीज प्रेफर करती थी। क्यों करती थी? क्योंकि इससे लाइबिलिटीज जो है वो हमारी छुपाई जा रही है, ऑफ बैलेंस शीट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ए ने ऑफिस लिया 10 साल की लीज के लिए, अंडर आईएएस 17 ये ऑपरेटिंग लीज है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लाइबिलिटी हमारी जो है वो शो नहीं कर रहे। हमारा डेट जो कर्जा है हम दिखा नहीं रहे, हम ये दिखा रहे वो बेटर है, हमने ले ही नहीं रखा। और बैलेंस शीट जो हमारी स्ट्रॉन्गर हो रखी है, क्यों? क्योंकि इसमें कोई डेट है ही नहीं, कोई लोन है ही नहीं। बट इन रियलिटी असलियत में कंपनी के पास एक लॉन्ग टर्म पेमेंट ऑब्लिगेशन है, उसे 10 साल तक पेमेंट करनी ही करनी है, जो कि एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। सो दैट इज वाई आईएफआरएस 16 रिप्लेस्ड दिस मॉडल। तभी आईएफआरएस 16 ने जो है इस मॉडल को रिप्लेस कर दिया और एंड बॉट मोस्ट लीज इनटू बैलेंस शीट। और अब जो भी हो, बेशक वो फाइनेंस लीज हो, बेशक वो ऑपरेटिंग लीज हो, इन सबको खत्म कर दिया, सिंपल एक वर्ड दे दिया लीज अकाउंटिंग का। अब बेशक आप कोई गाड़ी लो, बेशक आप कोई प्रॉपर्टी लो, आपको लीज के थ्रू आपको दिखाना ही पड़ेगा उसे अपनी बैलेंस शीट के अंदर। सो अंडर आईएफआरएस 16 देयर इज अ बिग चेंज, बहुत बड़ा चेंज आया। उन्होंने क्या किया? ये फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज इनको खत्म ही कर दिया। ठीक है, सिंपल उन्होंने ये कह दिया भाई जो कंट्रोल करेगा एसेट को, उसी के अकॉर्डिंग हमें अब ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। सो इफ यू कंट्रोल द एसेट, कंट्रोल तो आप कर ही रहे हो, आप कोई गाड़ी ले रहे हो, आप उसके टायर भी चेंज करवा रहे हो, आपके पास ही कंट्रोल है, आपके पास रिस्क भी है, रिवॉर्ड भी है। आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो, आप उसे रेनोवेट भी करवा रहे हो, वहां पे आप बिजनेस ऑपरेशन भी चला रहे हो, उससे पैसा भी कमा रहे हो, तो वो भी क्या हो गया हमारा? वो भी हमारा जो है वो लीज अकाउंटिंग के अंदर आ गया। सो इफ यू कंट्रोल द एसेट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, देन इट इज अ लीज एंड रिकॉग्नाइज्ड ऑन द, आपको बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। अर्लियर आईएएस 17 में ऑपरेटिंग लीज में आप इसे ना ही प्रॉपर्टी को बैलेंस शीट में दिखाते थे, ना ही उसकी लीज लाइबिलिटी जो है वो क्रिएट करते थे। ठीक है, इवन इफ अगर आपके पास गाड़ी, बेशक अगर आप गाड़ी ले रहे हो तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन अगर आप बिल्डिंग ले रहे हो सकता है ओनरशिप ट्रांसफर ना हो, लेकिन उस केस में भी आपको इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रॉपर करना पड़ेगा। सो यानी कि बेशक आप कोई कार लो, बेशक आप कोई जो है फॉर एग्जांपल बिल्डिंग लो। ठीक है, अब बिल्डिंग ले रहे हो या कार ले रहे हो, कोई परचेज नहीं कर रहे आप एक टाइम पीरियड के लिए उसे यूज कर रहे हो। यही अकाउंटिंग एंट्री आपसे सबसे पहले पूछी जाएगी। आपसे पूछेगा अगर कोई कार, अगर कोई बिल्डिंग आप लोग जो है वो रेंट पे लेते हो या उसे लीज पे लेते हो, तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या करोगे? सो अकाउंटिंग एंट्री अब ये नहीं करोगे कार अकाउंट डेबिट या बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। इसका मतलब तो ये हो गया कि आप परचेज कर रहे हो, वो तो फिक्स एसेट बन गई आपके लिए। यहाँ पे आपके पास उस चीज को यूज करने का एक राइट आ रहा है, तो आप एंट्री करोगे राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट
ये एसेट साइड में चला जाएगा हमारी टू लीज लाइबिलिटी अकाउंट, यानी कि यहाँ लीज लाइबिलिटी में आ जाएगा कि भाई हमने सामने वाले बंदे का जो भी पार्टी है उसे जितने टाइम के लिए हमारा एग्रीमेंट हुआ है उतना पैसा देना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाएगा कि अगर हम कोई भी चीज लीज पे लेते हैं तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, वो यही अकाउंटिंग एंट्री है जो आपसे इंटरव्यूअर सुनना चाहता है। ये फर्स्ट अकाउंटिंग एंट्री है जब हम क्या करेंगे, कोई एसेट को लेंगे और इसके बाद सारी एंट्री सिंपल है। समझो ये आपने एसेट ले लिया, कल को इस एसेट के ऊपर क्या होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, क्योंकि ये एसेट है। एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो एंट्री क्या करोगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ पे जाके लेस हो जाएगा जैसे हमारा फिक्स एसेट में होता था, और ये वाला जो डेप्रिसिएशन है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में हो जाएगा, चला जाएगा। और थर्ड एंट्री क्या करोगे, आप इसकी पेमेंट करोगे, क्योंकि जब भी आपकी रेंट की पेमेंट ड्यू होगी आपकी पेमेंट कटेगी। पेमेंट कटेगी तो उसके अंदर दो चीजें होंगी, या तो एक तो वो इंटरेस्ट होगा और दूसरा प्रिंसिपल अमाउंट होगा। तो एंट्री, अब क्वेश्चन एक और आएगा, आप कहोगे सर और जब हम कोई बिल्डिंग लेते हैं रेंट पे उसमें थोड़ा ना हमें कोई इंटरेस्ट देना पड़ता है, उसके अंदर तो सीधा प्रिंसिपल जो मेन अमाउंट है वही जाता है। चलो कार के केस में तो आपको समझ आ गया कि भाई हमने लोन ले रखा है बैंक से, उसमें इंटरेस्ट भी जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट भी जाएगा, लेकिन बिल्डिंग के केस में थोड़ा ना इंटरेस्ट और प्रिंसिपल होता है। आंसर इज यस। आगे आपको पता चलेगा इसका भी एक एमोटाइजेशन जो है पूरा बनेगा, इसकी भी जैसे लोन की कैलकुलेशन होती है वैसी कैलकुलेशन होगी जो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो सिंपल अभी थर्ड एंट्री बताता हूं। जब हम पेमेंट करेंगे हम एंट्री करेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एक तो इंटरेस्ट जाएगा हमारे यहाँ से, दूसरा हमारा ये वाला अमाउंट जो हमने लोन लिया था, जो हमने पैसा ले रखा है, ये भी कम होगा, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो लीज लाइबिलिटी का अमाउंट है। सो लीज लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, आप चाहो तो इसकी कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो। सो इंटरेस्ट हमारा यहाँ पे चला जाएगा और लीज लाइबिलिटी में से उतना अमाउंट जो है पूरे साल का जो हम पे कर रहे हैं उतना अमाउंट कम हो जाएगा। ठीक है, सो सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट एंट्री, क्योंकि सारी चीजें हम एसएपी के अंदर करेंगे। सबसे पहली चीज है हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट एंट्री होगी हमारी राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट के नाम से होगी और लीज लाइबिलिटी को हमें क्रेडिट करना है। ठीक है, अगर आप ये टॉपिक देखोगे, बेशक प्रीपेड हो गया, ये इससे पहले हमने आईएएस 38 के इंटेंजिबल एसेट हो गया या आईएफआरएस 16 हो गया, इन सब के अंदर एमोटाइजेशन शीट बनेगी। ठीक है, आगे चल के जब हम पीपीई करेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट करेंगे, जिसे हम फिक्स एसेट कहते हैं, वहां भी हमारे पास फिक्स एसेट रजिस्टर बनेगा। ठीक है, कई बार एक दो बच्चों ने ये चीज पूछी भी थी मेरे पास वॉइस नोट छोड़ के, विकास ने और एक बच्चे ने, तो मैंने बताया था जब हम आगे चलेंगे तो वहां पर आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब क्वेश्चन आता है इनकी कैलकुलेशन किस बेसिस पे होगी, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि भाई हमने 5 साल के लिए कोई प्रॉपर्टी रेंट पे ली है या 4 साल के लिए कोई प्रॉपर्टी रेंट पे ली है और हमने हर साल जो पे करना है उसे 2 लाख रुपए पे करना है। तो उस केस में हमारी एंट्री, उस केस में हमारी कैलकुलेशन जो है वो किस बेसिस पे होगी, अभी हम उसको करेंगे। यानी कि सबसे पहले, अब बिल्कुल ध्यान से देखो, आपको हर महीने मैं कहता हूं 5 साल तक 2-2 लाख रुपए देने हैं। 5 साल तक आपको जो है 2-2 लाख रुपए दे रहे हैं, यानी कि टोटल आपको कितना पैसे देने हैं, टोटल आपको देने हैं 10 लाख रुपए। अब आप खुद सोचो, जो पैसा आपको 1 साल बाद देना है, समझो 31 दिसंबर को अगर आपको कोई पैसा 2 लाख रुपए किसी को पे करना है, सो जो आज 2 लाख रुपए है आपको जो देने हैं, क्या उसकी 1 साल बाद भी उसकी वैल्यू सेम रहेगी? इट मीन्स जो हम ये जो 10 लाख रुपए दे रहे हैं, कब दे रहे हैं, हम इसे 5 साल तक इसे पे कर रहे हैं। हमें इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि भाई इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। ये सेम कैलकुलेशन होती है जैसे आपके लोन पे होती है। आपका इंटरेस्ट कैसे चार्ज होता है, भाई बैंक आपको 10 लाख का या 20 लाख का लोन दे रहा है, 20 लाख आप उसे 5 साल या 10 साल बाद पे कर रहे हो या उस धीरे धीरे करके पे कर रहे हो, तो आज जो 20 लाख रुपए, क्या उसकी वैल्यू 5 साल 10 साल बाद भी 20 लाख होगी? नहीं। उसके लिए हमें उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो हम आगे चल के सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें प्रेजेंट वैल्यू ही निकालनी है। और इसके अलावा यहाँ पे सब्सिक्वेंट एंट्रीज दे रखी है, ये वो डेप्रिसिएशन की आ गई, इंटरेस्ट की आ गई और लीज लाइबिलिटी की आ गई, जो मैंने अभी आपको बताया। क्योंकि यही सारी चीजें अभी हमें साथ साथ जो है एक्सेल में भी करनी है और यही सारी चीजें हमें एसएपी में भी करनी है। तो ये इसका इंपैक्ट आ गया जो मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे अब हम बात करते हैं आईएएस 17 और आईएफआर 16 की। आईएएस 17 के अंदर हमारे पास ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज थी, यहाँ पे सिंगल आ गया भैया फाइनेंस लीज है। बेशक आप बिल्डिंग लो, बेशक आप कोई मशीन लो, बेशक आप कार लो, फाइनेंस लीज के अकॉर्डिंग हम उसका ट्रीटमेंट करेगा। यहाँ पे ऑपरेटिंग लीज के केस में हम ऑफ बैलेंस शीट थे, दिखाते नहीं थे, हम सिंपल एंट्री करते थे रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन यहाँ पे बैलेंस शीट में हमें दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी लो थी, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी जो है वो काफी हाई है। सो आईएफआरएस 16 ने कन्वर्ट कर दिया रेंट को भी फिनांस्ड एसेट के अंदर, कि आपने, आप ये मान के चलो कि आपने अगर कोई प्रॉपर्टी भी रेंट पे ले रखी है, एक तरीके से आपने उस प्रॉपर्टी को भी फिनांस पे ले रखा है और उसी के अकॉर्डिंगली जैसे लोन का ट्रीटमेंट होता है वैसे ही उस एसेट का ट्रीटमेंट होगा। तो जितनी भी रियल एस्टेट कंपनी है, स्पेशली जेएलएल हो गया या ओएचआई हो गया, इसलिए वहां पे ये वाले क्वेश्चंस जो है बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। स्पेशली आपसे पूछा जाता है कि कितने टाइप की लीज होती है। सो एज पर आईएफआरएस 16 देयर इज ओनली सिंगल टाइप ऑफ लीज, दैट इज फाइनेंस लीज। अगर पूछ लिया कि पहले कितने टाइप की लीज होती थी, तो देयर वाज टू टाइप ऑफ लीज अंडर आईएएस 17 व्हिच वाज ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंस लीज। ठीक है, आईएफआरएस ने जो है इसको जो ड्यूअल हमारे पास जो लीज होती थी उसको कन्वर्ट कर दिया सिंगल लीज में, जिसे हम कहते हैं फाइनेंस लीज। और फिर ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा
अगर आपने कोई एसेट जो है 3 साल के लिए 5 साल के लीज पे लिया तो उसकी एंट्री क्या होगी, तो राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी अकाउंट। राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट जो है वो एसेट साइड में चला जाएगा, अंडर फिक्स एसेट यानी कि नॉन करंट एसेट आएगा, और लीज लाइबिलिटी हमारी बैलेंस शीट के अंदर जो है वो आ जाएगी। अब हम देखते हैं ये वाला एग्जाम्पल, और इस एग्जाम्पल को जो है हम धीरे धीरे समझते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है सपोज एक कंपनी ने मशीन ली है लीज पे अपने मैन्युफैक्चर करने के लिए गुड्स को, ठीक है जी। बिकॉज द मशीन इज यूज इन प्रोडक्शन, क्यों मशीन हम प्रोडक्शन में करेंगे, और इसका जो कंट्रोल है हमारे पास ही है, क्यों ये हमारे पास है भाई, हमने मशीन को जो है उसे यूज करना है, उसे प्रोडक्शन करना है, उसे हम कमाएंगे भी सही पैसा, तो रिस्क भी हमारे पास है, रिवॉर्ड भी हमारे पास है। रिस्क क्यों हमारे पास है, कल को मशीन खराब हो जाएगी तो हमने ठीक करवाना है उसे, उसका डेप्रिसिएशन होगा, हम अपनी बुक्स के अंदर दिखाएंगे, और उससे जो हम कमाएंगे वो हमारे लिए रिवॉर्ड हो गया। सो ये IFRS 16 के अंदर रिकॉर्ड होगा। कैसे रिकॉर्ड होगा, राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट और लीज लाइबिलिटी के अंदर हम दिखाएंगे। सो दिस इज अ लीज, ये क्या है, एक तरीके से का लीज है, क्यों, क्योंकि आइडेंटिफाइड एसेट है, मशीन है हमारे पास, स्पेसिफिक मशीन इज गिवन, मशीन गिवन है, इसका कंट्रोल जो है वो भी हमारे पास है, और इससे हम पैसा भी जो है वो भी हम कमाने वाले हैं। तो एक हम रेंट पे नहीं ले रहे, हमने इसे एक प्रॉपर एग्रीमेंट में लिया है जिसे हम लीज एग्रीमेंट कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है वो हम देखते हैं, क्योंकि उसी का ही प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल हमें करना है। तो पहले इसे समझ लेते हैं कि किस बेसिस पे इसकी कैलकुलेशन होती है। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, क्योंकि आपकी लोन की कैलकुलेशन भी ऐसे होती है और लीज की कैलकुलेशन भी जो है वो इसी तरीके से होती है। हमने कहा हमने एक मशीन ली, समझो ये एक मशीन है, हमने मशीन ली है 4 साल की लीज के लिए, यानी कि 4 साल तक इसका यूज हमारे पास है, राइट हमारे पास है, इसको हम यूज करेंगे। यानी कि फर्स्ट एंट्री तो आपको क्लियर होगी, राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी अकाउंट होगी। अब क्वेश्चन आता है मेन, इसकी जो है अमाउंट कितना आएगा। ठीक है, एनुअल लीज पेमेंट, अभी हमें पेमेंट दे रखा है कि 4 साल के लिए लीज पे लिया है और हर साल हमें इसे 2-2 लाख रुपए एक तरीके से जो है इसे पे करना है। तो 2-2 लाख रुपए अगर हमें इसका पे करना है हर साल, यानी कि टोटल हमें कितना पे करना है, टोटल हमें इसका पे करना है 8 लाख रुपए। अब क्वेश्चन वहीं पे ही आ जाता है, अगर 8 लाख रुपए हमें पे करना है, अभी IFRS ने कहा कि हर चीज को आप एज अ फाइनेंस लीज ट्रीट करोगे, ठीक है, हर एक चीज की प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, 8 लाख तो आपने जो है 4 साल बाद तक देना है, लेकिन आज उसकी वैल्यू कितनी है हमें वो निकालनी पड़ेगी। और हमेशा जब भी आप लोन लेते हो तो वहां पे आपको इंटरेस्ट रेट गिवन होता है, भाई हम जो आपको लोन दे रहे हैं वो इस अमाउंट इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ भी ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसे आप डिस्काउंट रेट कह रहे हो, इंटरेस्ट रेट कह रहे हो, कि 10% पे इन्होंने इंटरेस्ट दे रखा है। इट मीन कल को जब मैं इंटरेस्ट भी पे करूंगा बैंक को तो मुझे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक देना पड़ेगा, वो 10% के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा, और यही 10% हम यूज करेंगे, ये जो हमारी फ्यूचर वैल्यू है, जो फ्यूचर वैल्यू हमें आगे चल के पे करनी है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए कि प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। ऑनरशिप डज नॉट ट्रांसफर एट द एंड ऑफ द, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, क्यों, क्योंकि हमने मशीन लिया, मशीन की अपनी लाइफ होगी, ठीक है, जब हम 4 साल तक यूज करेंगे उसके बाद ये ऑनरशिप जिसकी मशीन है उसके पास चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कह रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज एज्यूम 6,34,468। अब ये कहां से आ गई वैल्यू, बिल्कुल ध्यान से समझना, यही वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होती है जो आगे आएगी, और वो हमें कैलकुलेट करनी होती है इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग। इसके लिए अभी मैं एक्सेल भी ओपन करूंगा। वो कह रहा है ये जो आपको डिस्काउंट रेट यानी कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, इट इज द इंटरेस्ट रेट यूज टू कन्वर्ट द फ्यूचर लीज पेमेंट इनटू टुडेज वैल्यू। यानी कि ये जो मैं 10% दे रखा है ना, ये हमारी फ्यूचर वैल्यू है जो मैं 4 साल तक पे करनी है। लेकिन जो मैं 4 साल बाद पे करूंगा या 4 साल तक पे करूंगा 8 लाख रुपए, क्या आज की डेट में वही 8 लाख रुपए दोनों इक्वल होंगे, आंसर इज नो। आज की डेट में उसकी वैल्यू कम होगी, फ्यूचर में जाके उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ये यानी कि एक तरीके से हो गया, मैंने कहा मैं आपको 10 रुपए जो दूंगा मैं 4 साल बाद दूंगा, अरे जो 4 साल बाद 10 रुपए दूंगा, आज वो 10 रुपए की वैल्यू 4 साल बाद 10 रुपए थोड़ा ना होगी। 10 रुपए को उस टाइम कोई पूछेगा नहीं, 15 रुपए हो जाएंगे वो। तो सेम वो यही कह रहा है कि तो आज की वैल्यू उसकी कितनी है, ये जो 8 लाख रुपए है इसकी आज की वैल्यू कितनी है, क्योंकि वही अमाउंट हमारा फर्स्ट एंट्री में आएगा। इन सिंपल वर्ड्स, इफ आई हैड टू बोरो मनी टुडे, अगर आज मैं कोई उधारी पे पैसा लेता हूं और उस पे जो इंटरेस्ट मैं पे करूंगा एक तरीके से, ठीक है, फ्यूचर के अंदर वही हमारा क्या होगा, डिस्काउंट रेट होगा या इंटरेस्ट रेट होगा। सो जो पेमेंट मैं फ्यूचर में करने वाला हूं मंथली ईयरली, उसकी अकाउंटिंग तो मुझे आज ही करनी है, अकाउंटिंग एंट्री आज करनी है, तो इसलिए मुझे वैल्यू की भी आज ही जरूरत है। अब हम उसको कैलकुलेट करना सीखेंगे कि किस बेसिस पे हमारी कैलकुलेशन जो है वो होती है। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन गिवन है, हमें हर महीने पता है 2-2 लाख रुपए क्या करने हैं, पे करने हैं, फर्स्ट ईयर भी, सेकंड ईयर भी, थर्ड ईयर भी, फोर्थ ईयर भी। यहाँ पे कैलकुलेशन ही मेन होती है जो हमें करनी होती है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ वी कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। हमें पता है 8 लाख रुपए कब देने हैं, हमें फ्यूचर में देने हैं, आगे चल के एक एक साल में। तो आज की वैल्यू उसकी कितनी है ये हमें निकालनी है। अब हम ये कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि हमें फर्स्ट ईयर में 2 लाख रुपए देने हैं, उस पर 10% जो है वो इंटरेस्ट है। इट मीन्स ये जो 2 लाख रुपए हमें एक साल बाद देने हैं, इसका मतलब ये किसके बराबर है, ये 110 के बराबर है। अगर आज जो मैं कहता हूँ 100 रुपए है, इन फ्यूचर में वो कितने हो जाएंगे, 10% इंटरेस्ट के साथ ये 110 रुपए हो जाएंगे। तो इसकी वैल्यू आज की डेट में क्या होगी, यानी कि ये जो हमारे 110 रुपए है ये आने वाले टाइम में हो जाएंगे, तो हमें उसकी आज की वैल्यू निकालनी है। तो इसका जो फॉर्मूला सेम होता है, जो भी आप जिस रेट पे भी आप लोन
ले रहे हो 8%, 7%, 6%, 12%, उसमें 1 को ऐड कर दो, ये फिक्स्ड होता है। ठीक है, यानी कि ये जो आपकी वैल्यू है फ्यूचर पेमेंट वाली, इसको अगर हम हमारा 1 प्लस रेट कितना है, रेट हमारा 10%, तो 10 डिवाइडेड बाय 100.10 आ गया। ठीक है, तो टोटल हो गया ये 1.10। अभी मैं आपको एक्सेल में भी करके दिखाऊंगा, सिर्फ आपको समझा रहा हूं। तो इस महीने की कितनी वैल्यू आ गई, 1,81,818, जो एक साल बाद जब मैं पेमेंट करूंगा वो 2 लाख बन जाएंगे, यानी कि इसके अंदर बाकी क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगले साल में दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, 1.10 1.10 वो इतने हो जाएंगे। तीसरे साल तीनों से मल्टीप्लाई करूंगा, चौथे साल चारों से मल्टीप्लाई करूंगा, टोटल मेरा आ जाएगा 6,34,468। ये मेरी प्रेजेंट वैल्यू, आज की वैल्यू है, जो मुझे फ्यूचर में 8 लाख रुपीज जो है वो आज उतने, वो 6,34,468 रुपए है, 6,34,468 रुपीज है। ठीक है, अब इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, फर्स्ट जो एंट्री होगी हमारी वो इसी अमाउंट से होगी, 6,34,468 से। सो मैं अभी ये सारी चीजें हमें एसएपी में करनी है, एक्सेल में ट्रैकर बनाने, डोंट वरी। आपसे जो पूछा जाएगा साथ साथ बता रहा हूँ, राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी अकाउंट। ठीक है, आपसे ये एंट्री पूछी जाएगी, ऑल्दो मैं पूरा आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। सो इस वाले अमाउंट से हम एंट्री करेंगे सब। जब हम इस वाले अमाउंट से एंट्री करेंगे तो हमारे पास लीज लाइबिलिटी भी आ गई और हमारे पास राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट भी आ गया। और जब हम इस एंट्री को करेंगे तो हम FB50 टी कोड से करेंगे। ठीक है, और FB50 टी कोड का स्क्रीनशॉट नीचे लगा हुआ है, इट मीन ये वैल्यू हमारे FS10N में भी जाएगी, ये वैल्यू वाली हमारी FBL3N के अंदर भी जाएगी और F.101 यानी कि फाइनेंशियल्स में भी जाएगी। सेकंड अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, अब हमें क्या करना है, इस एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना है। हमें पता है ये जो हमारी वैल्यू आई 6,34,468 रुपीज, इसे हम 4 साल के लिए यूज कर रहे हैं। अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं। अब आप कहोगे सर डेप्रिसिएशन तो हर महीने भी चार्ज होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, आप अगर हर महीने चार्ज करना चाहते हो इसकी एंट्री को, तो आपको 48 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये 48 महीने हो जाएंगे। लेकिन अभी हम ईयरली बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ईयरली बात कर रहे हैं तो 4 से डिवाइड कर दूंगा, तो हर महीने का जो, हर साल का जो हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा वो आ जाएगा 1,58,617 जो आ रहा है। और मैं एंट्री क्या करूंगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हमारा पीएनएल में चला जाएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उस एसेट में से जो है वो लेस हो जाएगा। अब हमें थर्ड एंट्री कौन सी करनी है, हमें जो तो पे करना है इसके ऊपर पहले इंटरेस्ट लगाना है। यानी कि इंटरेस्ट कौन सा है, हमारा 10% का इंटरेस्ट है, ये हमारा स्क्रीनशॉट लगा हुआ है जब हम डेप्रिसिएशन की एंट्री लेंगे FB50 से। फिर आता है कि हमें क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट कितना पे करना है, इसका 10% करना है, विच इज 63,447 रुपीज। सो मैं एंट्री क्या करूंगा, मैं एंट्री करूंगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी अकाउंट, यानी कि लीज लाइबिलिटी में जो मेरे पास पैसा आ रहा था 6,34,000 रुपीज का, उसमें से जो है ये हमारा इंटरेस्ट जो है वो बुक हो जाएगा। ठीक है, और हमारा जो है उसके बाद जो हम पेमेंट करेंगे, इसमें से 2 लाख रुपए की जो हम पेमेंट कर रहे हैं, अगेन हम एंट्री करेंगे पेमेंट की। सो जब हम पेमेंट की एंट्री करेंगे तो हमारे बैंक से जो है वो पैसा क्रेडिट हो जाएगा और एंट्री हो जाएगी लीज लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो यही सारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने करना है। उसके बाद हमें अपने फाइनेंशियल्स को चेक करना है और F.01 से एंट्री को चेक करना है, FS10N से क्लोजिंग बैलेंस को चेक करना है, डेप्रिसिएशन को चेक करना है, सबको करना है। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। अगेन बता रहा हूँ, क्वेश्चन कौन से पूछे जाएंगे, इतना कुछ इन डेप्थ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपसे इंटरव्यू में लीज लाइबिलिटी से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है लीज लाइबिलिटी होती क्या है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कौन से IFRS के रूल में आती है। तीसरा क्वेश्चन बनता है अगर हम किसी भी चीज को जो है वो लेते हैं, बेशक वो हम जो है, सॉरी, तीसरा क्वेश्चन बनता है कितने टाइप की लीज होती है। एक टाइप की होती है फाइनेंस लीज, इससे पहले 2 टाइप की होती थी। अगर हम किसी भी एसेट को राइट उसका लेते हैं यूज करने के लिए तो क्या एंट्री होती है, राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी अकाउंट। पांचवा, जब इंटरेस्ट पे करेंगे तो क्या एंट्री होगी। सिक्स, जब पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री होगी। सारे क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले चलते हैं एसएपी के अंदर और वहां पे कुछ लेजर क्रिएट करते हैं। कौन से लेजर, 2 लेजर हम क्रिएट करेंगे जो हमारे पीएनएल का पार्ट होंगे। लाइक इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट का हम लेजर क्रिएट करेंगे, डेप्रिसिएशन का हम जो है लेजर क्रिएट करेंगे। ये दोनों कहां पे जाएंगे, ये दोनों हमारे पीएनएल के अंदर जाएंगे। उसके बाद राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाएगा, लीज लाइबिलिटी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में जाएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट है उसमें से लेस हो जाएगा और बैंक से हमारा पैसा चला जाएगा, तो बैंक का भी हमें लेजर जो है वो हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम ये 6 लेजर जो है वो एसएपी के अंदर क्रिएट करते हैं FS00 टी कोड से। सो मैं FS00 टी कोड में गया और पीएनएल के अंदर जो है मैं 2 लेजर जो है वो क्रिएट कर लेता हूं। तो ये इतना डिटेल मैंने मैंने आपको पढ़ा दिया। कल को आपको इंटरव्यू भी देने जाओगे, IFRS की तैयारी करोगे आगे चल के, तब भी आप इसमें से काफी सारी चीजें जो है आपको क्लियर होगी। इंटरव्यू का जो क्वेश्चन जो भी आएंगे आपसे वहाँ एग्जाम के, उसे आप क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पे ले लिया मैंने 890 और कॉपी कर लेता हूँ। हमें सबसे पहले कौन सा चाहिए, हमें चाहिए इंटरेस्ट, INTEREST इंटरेस्ट। और आगे हम लिख देते हैं आज की डेट, आज है हमारी 19 जून। तो ये वाला एक हम लेजर बना लेते हैं इंटरेस्ट का, चेक कर लेते हैं प्राइमरी में है क्योंकि इसमें कॉस्ट सेंटर की रिक्वायरमेंट होगी हमें। बिल्कुल ठीक है, G004 सेव कर लेते हैं। सेम डेप्रिसिएशन का बनाते हैं कि हम लेजर, ये हमने बनाया डेप्रिसिएशन का सर लेजर। हेलो। हाँ जी, हाँ हाँ, बोलो। हेलो। सिंपल वे में हमको जो IFRS 16 है
उसको राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट से कैप्चर करना है, राइट? करेक्ट, बिल्कुल। यानी कि आपको सिंपल एंट्री नहीं करनी कि रेंट पे कर दे तो रेंट अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, नहीं। एक एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट के केस में आपके पास एक राइट आया एसेट का, उसको राइट ऑफ यूज की तरह आपको अब ट्रीट करना है। आपने खरीदी नहीं है, खरीदी होती तो सिंपल आप एंट्री कर देते बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, या बिल्डिंग टू वेंडर, वेंडर टू बैंक अकाउंट। ना आपने एसेट को खरीदा है तो ये वाली एंट्री नहीं कर सकते। आप रेंट पे कर रहे हो, सिंपल एंट्री भी नहीं कर सकते, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आपको राइट ऑफ यूज के अकॉर्डिंग उसे अंडर लीज लाइबिलिटी क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो। आपने अभी जो 4 एंट्री बताई है वही ध्यान में रखना है हम लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल वही करनी है, क्योंकि एसएपी से मैं आपको हर एक चीज करके दिखाता हूँ, तो इसलिए मैं एसएपी में जा रहा हूँ। हो सकता है आपको कैलकुलेशन मुश्किल लगे, लेकिन अगर आप कभी किसी कंपनी में आगे चल के आईएफआरएस का एग्जाम दो, या वहां पे ये सारी कैलकुलेशंस आएंगी। ठीक है, तो इसलिए मैं साथ साथ आपको सारी चीजें करवाता भी जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे फटाफट दो लेजर क्रिएट कर लेता हूँ। 414। अब हम लेते सर हैं ये कंफ्यूजन नहीं होगी इंटरेस्ट इनकम या एक्सपेंस जो आपने खर्च है। जनरेट किया? इंटरेस्ट नहीं, सिंपल है। इंटरेस्ट वैसे हमने पीएनएल में किया, लेकिन हमें तो पता है ना, इंटरेस्ट हमारे लिए तो अभी एक्सपेंस ही है। एक्सपेंस होगा था ना। हम्म। तो सर आगे हम कंपनी में जब एंट्री करेंगे तो दोनों होगा ना? हाँ बिल्कुल हो सकता है, वो आपको बताएंगे कि आपको इंटरेस्ट का लेजर कौन सा यूज करना है। ओके सर। 19 जून, राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट। और यहाँ पे चेक कर लेते हैं बाकी सारी डिटेल। G001 सेव किया इसे। इन्होंने लगता है लोकल करेंसी में इसे नहीं कर रखा होगा, एडिट कर देते हैं इसे। सर हमारे पास तो डिप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड का बना हुआ है लेजर। हम देखो, अगर मैं पुराना यूज करूंगा तो फिर आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी, मैच नहीं हो पाएगी, इसलिए नए लेजर ओके क्रिएट कर दो। तो हमने यहाँ पे राइट ऑफ एसेट भी ले लिया। उसके बाद हम लेते हैं लीज लाइबिलिटी अकाउंट 815। लीज लाइबिलिटी अकाउंट, ये भी हो गया। फिर हम लेंगे इसका जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसके ऊपर चार्ज होना है, वो भी ले लेते हैं। उसके बाद जो है हम और कह रहा है कि एक्यूमुलेट बैंक, बैंक ले लेते हैं। सो 4 लेजर हमारे यहाँ पे बन गए, और 2 लेजर जो है वहां पे क्रिएट हो गए। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, जो हमारा ये वाला पार्ट था। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है मेन एक्सेल का ट्रैकर बनाना है। हमें एमोटाइजेशन शीट जो है वो हमें बनानी है। आप कैसे बनाएंगे, हर कंपनी का अलग अलग फॉर्मेट होता है, लेकिन जो अभी मैं आपको फॉर्मेट दिखा रहा हूँ, दैट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो आईएफआरएस के अंदर यूज होता है। सो मैं आईएफआरएस लीज ट्रैकर इसे ओपन कर लेता हूँ। ये रहा। अब देखो, इसके अंदर 3 चीजें बनेंगी। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है प्रेजेंट वैल्यू को, क्योंकि फर्स्ट एंट्री होगी राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी अकाउंट। एंट्री सिंपल, हमें अमाउंट नहीं पता होगा, उसके लिए हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, जो अभी हम निकालेंगे। दूसरी चीज, हमें एक एमोटाइजेशन शीट बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हर महीने हम उसका रेंट भी तो पे कर रहे हैं और इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि भाई ये जो हमारा टोटल हमें कितना प्रेजेंट वैल्यू था, कितना उसमें इंटरेस्ट लग के आया, और कितना उसमें से हम पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्लोजिंग लाइबिलिटी आ जाएगी। और तीसरा, हमें डेप्रिसिएशन का स्केड्यूल बनाना पड़ेगा कि हर महीने हम, हर साल हम एसेट के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन का चार्ज कर दिया। तो यहाँ पे हमने ईयर वाइज बना रखा है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इन सारी वैल्यूज को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मैं आपके सामने इन सबको करके दिखाता हूँ। सो इसे भी डिलीट कर देते हैं, और यहाँ से इसे भी डिलीट कर देते हैं। तो सबसे पहले आ रहा है पेमेंट। पेमेंट कितनी थी हमारी, हर साल की 2 लाख रुपए थी। तो मैं यहाँ पे 2 लाख रुपए जो है वो यहाँ पे पेमेंट ले लेता हूँ। इंटरेस्ट कितना था, इंटरेस्ट था हमारा 10%। इंटरेस्ट था हमारा 10%, यानी कि इसने क्या कहा, अगर मैं यहाँ पे लगाऊं 1 + 10%, यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 100, आगे इक्वल टू लगा देते हैं। 1 मिनट, मैंने ब्रैकेट लगा दी गलती से। इक्वल टू, सो ये कितना हो गया, 1.10 हो गया। इसे मैं डायरेक्ट टाइप कर देता हूँ 1.10, ये हमारा निकल के आ गया। यानी कि एक हमारा था प्लस रेट था 10%, जिसे हम 0.0 भी कह सकते हैं। सिंपल, अगर आप निकालोगे तो 10 डिवाइडेड बाय 100, तो आपके पास 0.01 आ गया। तो वही हुआ है 1 + 0.1 इसके आगे इक्वल टू लगा देते हैं। इक्वल टू, सो ये हमारा कितना आ गया, 1.10 आ गया। यानी कि 1.10 जो हमारा ये आ गया, अगले साल का हमें निकालना हो तो 1.10 मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दूसरे साल का है। अगर तीसरे साल हमें करना हो तो हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अरे एक मिनट, इक्वल टू 1.10 मल्टीप्लाई बाय 1.10, 1.10। फिर तीसरे साल करना हो तो इक्वल टू 1.10 मल्टीप्लाई बाय 1.10 मल्टीप्लाई बाय 1.10। और चौथे साल करना हो तो इक्वल टू
1.10 मल्टीप्लाई बाय 1.10, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला, लोन के लिए भी यही कैलकुलेट होता है फॉर्मूला, और लीज के लिए भी यही कैलकुलेट होता है। अब हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे? इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। सो ये देखो, सॉरी मैंने गलत कर दिया, इक्वल टू दिस डिवाइड करेंगे, इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये आ गया, डिवाइड करना है हमें, ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू आई है। यानी कि ये जो 2 लाख रुपए थे, वो 2 लाख रुपए किसके बराबर थे? वो 2 लाख रुपए इसके बराबर थे, तो हमने प्रेजेंट वैल्यू को निकाल दिया। सिमिलरली कॉपी करो इसे और नीचे तक पेस्ट कर दो, और उसके बाद देखो यहाँ पे ऑटो सम हमारा लगा हुआ, ये आ गया 6,47,633 रुपीज, यानी कि जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू निकल के आई, जो हमारा राइट ऑफ यूज एसेट जो बुक होगा हमारा, वो इसी वैल्यू से होगा। अभी क्या करने वाले हैं हम? सेम एंट्री करने वाले हैं एसएपी के अंदर। कैसे करेंगे? एक मिनट रुकना, यहाँ पे मैंने एक और हाँ ये पॉइंट वन 1.4 पॉइंट होगा वन सर। सो यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे रह गई थी, यहाँ पे 1.46 हो जाएगा। अब मैं इस कैसे करूंगा? मैं जाऊंगा FB50 पे। सो मैं गया FB50 पे, और मैं ये मान लेता हूँ हमने जो एसेट को लिया ये 1 अप्रैल को लिया, तो 1 अप्रैल 2026, 1 अप्रैल 2026 जब हमारे पास कोई एग्रीमेंट होगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एग्रीमेंट का नंबर, जो भी हमारा एग्रीमेंट हुआ होगा, एग्रीमेंट 112। ठीक है, लीज फॉर 4 ईयर्स। और यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा? यहाँ पे मैं ROU को डेबिट करूंगा, 19 जून से सर्च कर लेता हूँ। सो यहाँ पे हमारे पास आ गया राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट। इसको हम डेबिट करेंगे, कितनी वैल्यू थी? वैल्यू यहाँ पर ले लेंगे। सो वैल्यू निकल के आई 633,973। सो 633,973 इसको हम डेबिट करेंगे, और हम क्रेडिट करेंगे यहाँ पे लीज लाइबिलिटी, यानी कि हम यहाँ पे लाइबिलिटी जो है वो हम क्रिएट कर रहे हैं। सॉरी मैंने 18 कर दिया, 19 जून। लीज लाइबिलिटी अकाउंट, इसे हम क्रेडिट करेंगे। मैंने एंटर किया, अभी वो येलो कलर का एरर दिखा रहा है क्योंकि प्रीवियस पीरियड में जा रहा है। अगेन मैंने एंटर किया, ये मेरी एंट्री आ गई, और इस एंट्री को क्या करूंगा? अब मैं इस एंट्री को सेव कर दूंगा। सो जैसे ही मैं सेव कर दूंगा, ये हमारी बुक्स में एंट्री चली गई होगी। ठीक है, तो ये तो हमने कब बात करी? ये हमने बात करी कि जब हमने 1 अप्रैल को ये वाली एंट्री करी है। अब हमें क्या करना होगा? अब इसके ऊपर जब हमें ईयर एंड पे जाके इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट भी पे करना होगा, इसकी हमें पेमेंट भी करनी होगी, और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना होगा। तो पहले तो हम देखते हैं कि जब हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो किस बेसिस पे करेंगे। सो अगर आप देखोगे, हमें पैसा कितना पे करना है? जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू है वो है 633,973, इसी प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। सो मेरा ओपनिंग बैलेंस मैंने इक्वल टू से यहां से ले लिया, ये मेरा ओपनिंग बैलेंस आ गया। इसके ऊपर मुझे 10% जो है वो इंटरेस्ट पे करना है, तो यहाँ पे मैंने 10% लिया, 633,397। हमें कितना यहाँ पे लीज लाइबिलिटी पेमेंट कितनी करनी है? जब हम पेमेंट करेंगे 2 लाख रुपए। सो देखो यहाँ पे हमारा क्लोजिंग बैलेंस कैसे आया? इक्वल टू दिस प्लस दिस और माइनस पेमेंट, यानी कि 497,370 आ गया। फिर मैंने क्या किया? इक्वल टू करके ये जो क्लोजिंग बैलेंस था उसे यहाँ पे ले लिया। फिर मैंने कंट्रोल डी किया, क्योंकि फॉर्मूला ऊपर लगा हुआ है वो नीचे आ जाएगा। फिर मैंने कंट्रोल डी किया, ऊपर वाला जो है वो नीचे आ जाएगा, 2,03,47 इसकी मेरा क्लोजिंग बैलेंस रह जाएगा, इतना मेरी बुक्स में दिखाएगा। फिर मैंने कंट्रोल डी किया, क्यों? क्योंकि ये वाली वैल्यू जो यहाँ पे आ रही है उसके नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी। सो मैंने यहाँ पे 347,107 लिया। उसके बाद 10% इंटरेस्ट पे करेंगे, इतना हमारा अमाउंट है, क्लोजिंग बैलेंस है। फिर हमारा इतना बैलेंस था, इसके ऊपर इतना इंटरेस्ट पे करेंगे, इतनी पेमेंट थी, हमारा बैलेंस हो गया 0। सो जब हम इसका पेमेंट करेंगे इंटरेस्ट का, तो इस अमाउंट से हमारा फर्स्ट ईयर का पेमेंट होगा। और जब हम पेमेंट करेंगे लीज की, यानी कि जब हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होगा, उसकी हम जो है 2 लाख रुपीज जो हमारा अमाउंट आ रहा है, उसकी हम पेमेंट यहाँ से लीज की पेमेंट करेंगे। इसके अलावा अगर मैं एसेट की बात करूं, सेम एसेट का हमें सबसे पहले लेना है प्रेजेंट वैल्यू, जो ROU बुक हुआ था, ROU बुक हुआ है इससे। अब डेप्रिसिएशन कितना होगा? डेप्रिसिएशन होगा 4 साल का, यानी कि दिस डिवाइडेड बाय 4। सो ये हमारा डेप्रिसिएशन आ गया, जो हमारा सेम रहेगा। ठीक है, जो हमारा सेम रहेगा, तो सिंपल 158,493 है, मैं इसे सिंपल टाइप कर देता हूं, और इसे मैं 4 साल यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके बाद ये हमारे पास वैल्यू कितनी रह जाएगी? क्लोजिंग बैलेंस ये वाला था, ये ले लिया, इसमें से लेस हुआ, थर्ड वाले में से लेस हुआ, फोर्थ वाले में से लेस हुआ, 1 रुपए का फर्क आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये मैंने अपने ट्रैकर को जो है पूरा अपडेट कर दिया। यही आपका काम ऑफिस के अंदर होता है, जो लीज अकाउंटिंग देखते हैं। यहाँ पे एक एसेट है, उनके पास 50 एसेट हो जाती है, तो बस शीट क्रिएट हो जाती है, यही काम आपको करना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री हमने ये वाली हमारी हो चुकी थी। जो फर्स्ट हमने एंट्री करी थी वो ये वाली एंट्री करी थी, इसका डॉक्यूमेंट नंबर हमें इवन मिल गया था 4211। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे लिख भी सकता हूँ, हमें जो डॉक्यूमेंट मिला था 1 की सीरीज में 4211, ये हमें डॉक्यूमेंट नंबर मिला था। अब क्या होगा? इस एसेट के ऊपर ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा? 158,493। सेम मैं एंट्री करूंगा, अब मैं एंट्री करूंगा ईयर एंड पे, 2027, 31/3/2027। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख देता डेप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर का ये हम डेप्रिसिएशन जो है वो हम ले रहे हैं, सेम डेप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर का हम डेप्रिसिएशन ले रहे हैं, यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को जो है वो हम क्रेडिट कर देंगे। सो यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन को डेबिट किया, डेप्रिसिएशन हमारे पास ये वाला आ रहा है, सो ये मैंने डेप्रिसिएशन को डेबिट किया।
कितना डेप्रिसिएशन था, 158 समथिंग था, 158,493, तो 158,493। अब डेप्रिसिएशन क्योंकि हमारा जो है वो एक्सपेंस है, तो इसके लिए कॉस्ट सेंटर की रिक्वायरमेंट होगी। अभी मैं कॉस्ट सेंटर जो लेता हूँ वो एडमिन वाला ले लेता हूँ, 27810। जब आपके पास डेटा आएगा तो वहां पे साथ में जो है वो एडमिन भी, जो भी कॉस्ट सेंटर होगा वो भी मेंशन होगा। क्रेडिट किसे करूंगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ कोई भी हमें जो है कॉस्ट सेंटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये हमारा जो है वो बैलेंस शीट आइटम है। एंटर किया मैंने, अगेन ये येलो एरर दिखा रहा है, अगेन एंटर किया, येलो एरर दिखा रहा है, अगेन एंटर किया। एंट्री क्या बनी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसको मैंने सेव कर दिया। सेव कर दिया तो मुझे यहाँ भी डॉक्यूमेंट नंबर मिल गया 4212, इसको भी मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। 4212 जो है वो मुझे यहाँ पर मिल गया। उसके बाद क्या आता है, अब ये भी हमने एंट्री कर दी। अब हमें किसकी एंट्री करनी है, अब हमें करनी है इंटरेस्ट की एंट्री। इंटरेस्ट खर्चा है हमारे लिए, अब एंट्री क्या करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी अकाउंट। यानी कि हमें क्या करना है, हमें लीज लाइबिलिटी को जो है अभी हम पेमेंट नहीं कर रहे, हमें इंटरेस्ट पे करना है। तो एंट्री बनेगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी अकाउंट। अब हम इंटरेस्ट को पे करेंगे, इंटरेस्ट का पे करेंगे ईयर एंड पे। सो अगेन यहाँ पे डेट डाल देते हैं 31/3/2017, 31/3 इंटरेस्ट पेड ऑफ सर फर्स्ट ईयर। हम सर ये सारी एंट्री एट द एंड ऑफ ईयर होगी, मंथ वाइज नहीं? मंथ वाइज देखो, आपसे टू बी वेरी ऑनेस्ट लीज अकाउंटिंग के थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ये डिपेंड करता है। हो सकता है आप हर महीने पे कर दो तो हर महीने की कैलकुलेशन उस बेसिस पे होगी। मैं 1 ईयर का इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको इजी लगे। अगर मैं 1 महीने का दिखाता तो बहुत सारा हमारा एक्सेल का ट्रैकर लंबा हो जाता है, ठीक है। तो अच्छा मेन सर। जो ऑब्जेक्टिव है, आपको आईएफआरएस पता होना चाहिए, अकाउंटिंग एंट्री पता होनी चाहिए, कितने टाइप की लीज थी वो पता होना चाहिए, पहले कौन सा रूल था आईएएस 17 के अंदर, इसके अंदर कौन सा रूल है, अकाउंटिंग एंट्री इंटरेस्ट की राइट ऑफ यूज की पता होनी चाहिए। सिर्फ एसएपी में इसलिए दिखा रहा हूँ कि एसएपी में इंपैक्ट कैसे जाता है, ठीक है। तो यहाँ इतना पे हम डीप डाइव करने की जरूरत नहीं है मतलब? नहीं, इसे नहीं, इसे करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप फिर उसमें घूमते रह जाओगे। अच्छा ठीक। यहाँ पे हमने 19 जून लिया, तो हमारे पास यहाँ पे इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट को हमने डेबिट किया। अमाउंट चेक कर लेते हैं कितना अमाउंट है। अमाउंट है इसका इंटरेस्ट का 63397, 63397। और उसके बाद क्योंकि एक्सपेंस है तो इसके लिए हमें कॉस्ट सेंटर डालना पड़ेगा, सेम कॉस्ट सेंटर डाल देते हैं। और यहाँ पे हमें लीज लाइबिलिटी को जो है वो क्रेडिट करना पड़ेगा। सो 19 जून, क्योंकि पेमेंट के टाइम पे पूरा हमारा लीज लाइबिलिटी नॉक ऑफ होता है, इंटरेस्ट के टाइम पे नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे हम लीज लाइबिलिटी अकाउंट ले लेते हैं, 63397 एंटर किया मैंने, अगेन एंटर किया, अगेन एंटर किया, और ये मैंने एंट्री को सेव कर दिया। इंटरेस्ट भी मेरा पे हो गया 4213। तो यहाँ पे हमारा आ गया 4213, जो हमने यहाँ पे इंटरेस्ट को पे किया है। अब लास्ट में हमारी कौन सी एंट्री रहेगी, लास्ट में पेमेंट एंट्री रहेगी। तो हम एंट्री क्या करेंगे, अब हम एंट्री करेंगे लीज लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, इस वाले अमाउंट से 497 से लीज लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्यों, क्योंकि इसके अंदर इंटरेस्ट भी हमारा इंक्लूड है, ठीक है। सो ये ओपनिंग बैलेंस था, इसके अंदर हम जो है 63397 जो हमारा इंटरेस्ट इंक्लूड था, इतनी हम पेमेंट कर देते, और 497370 जो है वो हमारा अमाउंट आ जाएगा। सो हम इसमें से, सॉरी, इसमें से जो हम एंट्री करेंगे वो 2 लाख रुपीज की करेंगे। मैं गलती से क्लोजिंग बता रहा हूँ, 2 लाख की हम एंट्री करेंगे। तो मैं एंट्री करता हूँ अगेन 31 को, क्योंकि अब हम पेमेंट कर रहे हैं लीज पेमेंट फर्स्ट ईयर, लीज पेमेंट फर्स्ट ईयर। सो हम एंट्री करेंगे लीज लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, लीज लाइबिलिटी अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 2 लाख से, और क्रेडिट कर देंगे हम बैंक को। सो बैंक को हमने क्रेडिट कर दिया, एंटर किया, अगेन एंटर किया, अगेन एंटर किया, तो ये देखो हमारी एंट्री आ गई, और इसे मैंने सेव कर दिया। सो जैसे ही मैं सेव कर दूंगा हमें डॉक्यूमेंट नंबर मिल जाएगा 4214, इसको भी मैं अपडेट कर दूंगा कि 4214 जो है वो हमारा पेमेंट डॉक्यूमेंट है। ये इंटरेस्ट का डॉक्यूमेंट था, और ये हमारा पेमेंट डॉक्यूमेंट है। अब देखो, अब हम सारी चीजें चेक करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम किस में चलते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं FBL 3N के अंदर। हमने इंटरेस्ट भी पे किया है, डेप्रिसिएशन भी पे किया है, चेक करते हैं उसे। सो मैं मल्टीपल सिलेक्शन में गया, और यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ। सबसे पहले हमने जो, या फिर हम सारे ही लेजर ले लेते हैं 19 जून वाले, यही लेजर थे। अब ध्यान से देखना, मैं एक ही बारी में इन्हें कैसे सिलेक्ट कर रहा हूं। मैंने सबसे पहले 80416 पे क्लिक किया, ये देखो ये लाइट कलर का येलो हो गया। मैंने कंट्रोल वाई किया, सिर्फ ये आ गया। कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन किया, सारे सिलेक्ट हो गए। मैंने कंट्रोल सी से कॉपी किया, और इसे एस्केप कर दिया हटाने के लिए, और इन सबको मैंने कंट्रोल वी से यहाँ से पेस्ट कर दिया, सारे लेजर आ गए। उसके बाद मैंने इस पे क्लिक किया, जो कॉपी आ रहा है मैंने इस पे क्लिक किया, और उसके बाद मैं ऑल आइटम पे गया। ऑल आइटम पे जाके मैंने सारा डेटा यहाँ पे डाल दिया, 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2027 तक। अब मैंने इसे एग्जीक्यूट किया। सो जैसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा सारे लेजर आएंगे। इंटरेस्ट हमने इतना पे किया है, डेप्रिसिएशन हमने इतना पे किया है। अभी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में भी यही दिखाएगा, यही हमारा जो है राइट ऑफ यूज कितना था, ये वाला एसेट का था। उसके बाद
लीज लाइबिलिटी, अगर आप लीज लाइबिलिटी देखोगे यहाँ पे आपका क्लोजिंग बैलेंस मैच हो रहा है 497। अगर आप यहाँ पर देखोगे 497 यहाँ पे आ रहा है, 370 हमारा लीज लाइबिलिटी का, और यहाँ पे देखो हमारा कितना आ रहा है 497 370 हमारा यहाँ पे बैलेंस आ रहा है। ठीक है, और जब आपने एसेट लिया था, राइट ऑफ यूज किया था, तो यहाँ पे 633 था, वो आपको देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है राइट ऑफ यूज का एसेट। ठीक है, इसके अलावा जो डेप्रिसिएशन अभी आपको दिखाई दे रहा था, यहाँ पे जो आ रहा था इंटरेस्ट है 63397, वो देखो यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट यहाँ से मैच हो गया। ठीक है, उसके बाद डेप्रिसिएशन हमारा 158493 था, वो यहाँ से हमारा जो है वो मैच हो गया। ठीक है, इसके अलावा जब हम नीचे जाएंगे, बैंक हमारा जो हमने पेमेंट करी थी वो पेमेंट हमारी यहाँ पे आ गई, यानी कि सारी एंट्री बुक्स में चली गई। अब देखो इनके क्लोजिंग बैलेंस चेक करते हैं। क्लोजिंग बैलेंस किस किस के चेक करते हैं? सबसे पहले क्लोजिंग बैलेंस इसका चेक करते हैं, उसके बाद जो है क्लोजिंग बैलेंस हम इसका चेक करते हैं। इन दोनों का हमें जो है क्लोजिंग बैलेंस देखना, तो यहाँ पे लिख देते हैं क्लोजिंग बैलेंस एज पर एसएपी। सो सबसे पहले हमें क्या देखना है? सबसे पहले हमें देखना है लीज लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस। तो मैं एफ एस चैनल में जाता हूँ, यहाँ पे जाके मैंने सर्च बार में गया 19 जून, और यहाँ पे हमने ले लिया लीज लाइबिलिटी अकाउंट। इसे मैंने एग्जीक्यूट किया। जैसे आप एग्जीक्यूट करोगे देखो ये आ रहा है 497370। सो यही हमारा यहाँ पे आ रहा है 497370। तो डिफरेंस कितना हो गया हमारा? डिफरेंस हो गया 0। डिफरेंस हो गया इक्वल टू दिस माइनस दिस, ये हो गया हमारा 0। सेम अगर मैं चेक करूं राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट का, अब देखो राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट का अगर आप देखोगे इसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी तो हुआ है। सो हमें दो लेजर इकट्ठे लेने पड़ेंगे। क्यों? प्रीपेड के केस में तो वो डायरेक्ट रिड्यूस करता है वैल्यू को, लेकिन इंटेंजिबल एसेट जो हमने कल देखा था, जो एमोटाइजेशन वाला पार्ट था, एमोटाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड एमोटाइजेशन या फिर फिक्स्ड एसेट के केस में हमें दो लेजर लेने होते हैं, एक एसेट का लेजर, दूसरा उसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर। तो यहाँ पे हमने लिया 19 जून, सर्च किया, एक तो राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट आ गया ये वाला 80414, और दूसरा आ गया 80416। तो ये दोनों लेजर ले लेते हैं 80416। उसके बाद मैंने इसे एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे चेक किया इसका क्लोजिंग बैलेंस, देखो कितना आ रहा है 475,480। हम यहाँ पे चेक करते हैं कितना आ रहा है 475,480। सो डिफरेंस कितना हो गया? डिफरेंस हो गया इसका भी 0। डिफरेंस इसका भी हो गया इक्वल टू दिस माइनस दिस 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसे भी यहाँ पे जो है वो चेक कर लिया कि ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है। सेम यही चीज अगर मैं आपको फाइनेंशियल्स में दिखाऊं F.01 में, F.01 में चलते हैं। यहाँ पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन ले लेते हैं, 2700 हमारा वर्जन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी 2700 डालना कंपनी कोड में, चार्ट ऑफ अकाउंट में भी 2700 डालना, जितने लेजर है सब ले लेते हैं। मल्टीपल सिलेक्शन में जाओ, सेम वैसे ही सर्च बार में जाओ, यहाँ पे डालो 19 जून जो अभी मैंने अभी किया था, सारे लेजर आगे, फर्स्ट वाले पे क्लिक करो, लाइट येलो हो जाएगा, सॉरी डबल क्लिक हो गया, 19 जून फर्स्ट वाले पे क्लिक करो, लाइट येलो होगा, कंट्रोल वाई करो, कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन करो, कंट्रोल सी से कॉपी करो, इसे एस्केप कर दो, यहाँ पे पेस्ट कर दो, और उसके बाद फर्स्ट वाले आइकन पे क्लिक कर दो। अब देखो सारे बैलेंस आपको दिखाई देंगे। मैंने एग्जीक्यूट किया, सो अल्टीमेटली अगर आप देखोगे सब प्लस माइनस होके 0 हो रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट हमारा ये था, डेप्रिसिएशन हमारा ये था, राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट हमने जब लिया था वो इतने का था, लीज लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस इतना है, इतना ही हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस हुआ है इस एसेट में से, और हमने 2 लाख की पेमेंट कर दी। अल्टीमेटली हमारा बैलेंस जो है वो 0 हो गया इस साल का, यानी कि हमने सारी अकाउंटिंग एंट्री जो है वो बिल्कुल ठीक करी है।